Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. Thank you so much फर्स्ट वीडियो को अमेजिंग रिस्पांस देने के लिए थैंक यू टू एवरीवन। शुरू करते हैं रिवीजन चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट टू। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास के अंदर हमने थ्योरेटिकल सारे पॉइंट ऑफ व्यू देखे थे फर्स्ट चैप्टर के, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, लाइबिलिटीज। एक टॉपिक हमारा रह रहा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये जब हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उसके अंदर हम इसको कवर करेंगे कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें 7 एलिमेंट की कैलकुलेशन करनी है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, इन 7 एलिमेंट की आपको कंप्लीट कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एक एंट्री जब आप बनाओगे ट्रीटमेंट के अंदर जनरल एंट्रीज, तो वो अमाउंट और अकाउंट के साथ आपको रिकॉर्ड करनी है। तो अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट आएगा उसकी कैलकुलेशन से। उसके बाद जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो उसे कहते हैं ट्रीटमेंट। तो वो हम थर्ड क्लास के अंदर पढ़ेंगे उसकी ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है एलिमेंट की। ये जो एलिमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आज की क्लास में आपको ये 7 एलिमेंट अच्छे से कैलकुलेट करना आ जाने चाहिए, फिर आप इसकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, किसी भी चीज का इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से उसको आप समझना कि किसी भी चीज का आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें चाहिए, किसी भी चीज का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो हमें जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकालना है वो अमाउंट चाहिए, आपको चाहिए रेट, और आपको चाहिए टाइम, कितने टाइम से लेके कितने टाइम का इंटरेस्ट हमें निकालना है। अब ये जो यहाँ पे इंटरेस्ट है ये किसके ऊपर है? लोन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ लोन। अगर ये इंटरेस्ट ड्राइंग पे होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ ड्राइंग आ जाएगा। लोन 2 तरीके के होते हैं, आप इसको समझ लो एक बारी। कौन से वाले लोन की बात हो रही है? ये फर्म है, ये पार्टनर है। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, लोन कोई सा भी हो, चाहे पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है या फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, इंटरेस्ट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सेम रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन? यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट, लोन का अमाउंट आपको लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लेना है, और यहाँ पे टाइम फैक्टर लेना है। टाइम फैक्टर हम किस लिए लेते हैं? क्योंकि टाइम फैक्टर जो होता है बेटा वो परसेंटेज होती है। परसेंटेज जो भी ये वाली परसेंटेज होती है, ये वाली परसेंटेज वो पर एनम होती है। क्या होती है? पर एनम। ये जो परसेंटेज आपको गिवन होती है वो होती है पर एनम। यानी एक साल का अगर आप 7%, 10% और 11% आप इंटरेस्ट लगाओगे तो वो एक साल का इंटरेस्ट होगा। बट अगर आपने लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आपने अगर अप्रैल में लोन लिया है, अप्रैल से लेकर मार्च तक तो 12 महीने बनते हैं, तो उसमें टाइम फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपने जुलाई में लोन लिया है, जुलाई से लेके मार्च तक, तो ऑब्वियस सी बात है 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा उसके अंदर। सितंबर में लोन लिया है, सितंबर से मार्च तक, तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6 महीने का, तो 6/12 हो जाएगा। दिसंबर और मार्च में अगर आपने, दिसंबर से लेके मार्च तक अगर आपने लोन लिया है, तो वहां पे टाइम जो पीरियड है वो 3 महीने का टाइम पीरियड है, तो वहां पे इंटरेस्ट 3 महीने का कैलकुलेट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन की सिंपल कैलकुलेशन है, आपको अमाउंट ऑफ लोन लेना है, रेट लेना है और टाइम फैक्टर लेना है। टाइम फैक्टर तभी यूज होगा अगर आपने लोन ड्यूरिंग द ईयर लिया है। अगर साल के स्टार्टिंग में अगर आपने लोन लिया है, स्टार्टिंग से लेके
एंड तक, तो वहां पे कोई भी टाइम फैक्टर नहीं लगेगा क्योंकि 12 महीने का इंटरेस्ट वहां पे कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट बहुत सिंपल था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात तो कैपिटल तीन तरीके की होती है। फर्स्ट होती है ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद होती है एडिशनल कैपिटल और होती है क्लोजिंग कैपिटल। बहुत सिंपल है, ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे पे जो भी कैपिटल होती है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च, ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है। डूरिंग द ईयर जो भी कैपिटल पार्टनर इन्वेस्ट करता है वो क्या है, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, जो भी यहाँ पे कैपिटल एग्जिस्ट करेगी प्रॉफिट या लॉस या ड्राइंग को एडजस्ट करने के बाद, उसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल तीन तरीके की होती है, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑलवेज ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है और एडिशनल कैपिटल पे दिया जाता है। साल के जो आखिरी कैपिटल होती है जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं, उस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होती। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होती। सर अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो इंटरेस्ट सिंपल तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। ये देखो, ओपनिंग कैपिटल, रेट दे रखा है आपको और टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर का सेम कॉन्सेप्ट है, अगर बिजनेस आपका 20 में शुरू हो रहा है, यानी कि आपने अक्टूबर में बिजनेस शुरू करा तो अक्टूबर से मार्च का इंटरेस्ट लगेगा। सितंबर में अगर आपने क्या कहते हैं बिजनेस को स्टार्ट करा तो इंटरेस्ट लगेगा सितंबर से मार्च तक। तो ओपनिंग कैपिटल अगर आपको गिवन है तो आप ओपनिंग कैपिटल, रेट और टाइम लगा के इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। एडिशनल कैपिटल कब पार्टनर ने लगाई, तो एडिशनल कैपिटल इनटू में रेट इनटू में क्या, टाइम आ जाएगा। कि ड्यूरिंग द ईयर जब पार्टनर पैसे लगाता है तो वो डेट कोई भी हो सकती है, इसकी तरह जैसे लोन की तरह। यहां से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं इसको। जुलाई में अगर एडिशनल कैपिटल लगाई तो जुलाई से मार्च तक का इंटरेस्ट, सितंबर में लगाई तो सितंबर से मार्च तक का इंटरेस्ट, दिसंबर में लगाई तो दिसंबर से मार्च तक का इंटरेस्ट कैपिटल पे दिया जाएगा। टाइम फैक्टर का ये यूज होता है। सर कभी कभी हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होती, तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे हम कैसे जाएंगे। बहुत सिंपल है, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए आपने लास्ट क्लास के अंदर 11th में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल जब बिजनेस में कोई ओनर लगाता है तो उसके अंदर दो एलिमेंट को ऐड करते हैं। वो एलिमेंट कौन से ऐड होते हैं, एक अगर एडिशनल कैपिटल उसके अंदर उसने और लगा दी बिजनेस में तो उसको हम ऐड करते हैं। अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। दो चीजें हम माइनस करते हैं, वो दो चीजें क्या हैं, अगर पार्टनर ने कोई भी ड्राइंग कर ली तो वो हम माइनस कर देंगे, और इन केस अगर कोई लॉस हो गया तो वो हम माइनस कर देंगे। जो हमारे पास कैपिटल आएगी वो आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल आएगी, क्लोजिंग कैपिटल आएगी। ध्यान से सुनना यहाँ पे। सर आपने ओपनिंग कैपिटल में क्या करा है, एडिशनल और प्रॉफिट को ऐड करा हुआ है। सर आपने माइनस क्या करा हुआ है, माइनस आपने ड्राइंग और लॉस करा हुआ है। तो आपके पास कौन सी कैपिटल आ गई, सर आपके पास, हमारे पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब आप बताओ यहाँ से आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, दो चीजों को ऐड करके दो चीजों को माइनस करके। अब आपको रिवर्स जाना है, यहाँ से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, तो क्या करेंगे, रिवर्स इंपैक्ट ले लेंगे। आपने इन दोनों को क्या करा हुआ है, सर माइनस करा हुआ है, तो ऐड कर देंगे। इन दोनों को क्या करा हुआ है, सर ऐड करा हुआ है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एडिशनल कैपिटल को आपने ऐड करा हुआ है और प्रॉफिट को आपने ऐड करा हुआ है। ड्राइंग को आपने माइनस करा हुआ है और लॉस को आपने क्या करा हुआ है, माइनस करा हुआ है। तो उसका रिवर्स इंपैक्ट, यानी रिवर्स जाते हुए इसको क्या कर लेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको ऐड कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश करी है आपको, ओपनिंग कैपिटल के अंदर आप दो एलिमेंट ऐड करते हो, एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। जो आपको ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट हुआ है वो आपने ऐड कर दिया होगा। लॉस, लॉस को आपने क्या करा होगा, माइनस करा होगा, तो आपके पास क्या आ गई, क्लोजिंग। अब क्लोजिंग कैपिटल से आपको ओपनिंग कैपिटल पे जाना है, तो आपने जो चीजें ऐड कर रखी थी उसे हम लेस कर देंगे, और जो चीजें लेस कर रखी थी वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ये सिंपल तरीका है ओपनिंग कैपिटल को निकालने का। दो एलिमेंट को ऐड करना है, दो एलिमेंट को माइनस करना है।
अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपको, तो सिंपल सी बात है कि हम ओपनिंग कैपिटल पे क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा सर, ओपनिंग कैपिटल पे अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट होगा? यस, बिल्कुल अलग कैलकुलेट होगा। अगर आपको एक ही बार कैलकुलेट करना है तो एक सिंपल सा शॉर्टकट तरीका क्या है, आप एक ही बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, वो टर्म है इंटरेस्ट कैपिटल इन्वेस्टेड। कैपिटल इन्वेस्टेड यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। आप ये देख लो साल में आपके कितना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड है, जितना पैसा जितने टाइम के लिए इन्वेस्टेड है आप उस पर इंटरेस्ट निकाल दो, दो बार आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा। मतलब ओपनिंग पे अलग, एडिशनल पे अलग। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे इधर आइए। अप्रैल में आपने 1 लाख, अप्रैल में आपने 1000 रुपीज लगाए बिगिनिंग कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल इसको कहेंगे। फिर सितंबर में आपने 2000 रुपये और लगा दिए। फिर दिसंबर में आपने 600 रुपये की ड्राइंग कर ली, तो आपके पास कितने पैसे बचेंगे? सर उसी की तरह करते हैं, ओपनिंग कैपिटल ये रही 1000, 2000 आपने और लगाए, तो यहाँ पे आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 3000 रुपये। 600 रुपये आपने विड्रॉ कर लिए, तो आपकी कैपिटल कितनी बचेगी? 24,000 बचेगी। सर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? आप बताओ कि आपकी 1000 कैपिटल इन्वेस्टेड थी, कितने टाइम तक इन्वेस्टेड थी? सर अप्रैल से लेके सितंबर तक 1000 रुपीज लगे हुए थे बिजनेस में मेरे। यस, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक 6 महीने पे आप इंटरेस्ट निकाल दो, वो ये रहा। सर उसके बाद कैपिटल चेंज हो गई? यस, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट चेंज हो चुका है। यहाँ पे 1000 रुपये आपने लगा रखे थे, यहाँ पे 2000 रुपये और लगा दिए, तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए? 3000 रुपीज हो गए। तो इंटरेस्ट किस में मिलेगा? अच्छा 3000 कहाँ से कहाँ तक रहे? दिसंबर तक। तो 1000 प्लस 2000, 3000, 3000 का 10%, 3 महीने का लेंगे तो 75 इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गई बात? अच्छा दिसंबर में सर कितना हो गया? 3000 रुपये से यहाँ पे 3000 रुपये हो गए थे, 3000 में 600 माइनस कर दो, तो कितना बचेगा? यहाँ पे कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है? 2400। तो ये रहा 2400, कितने टाइम तक? सर 3 महीने तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 24, 10 और 3 महीने का आ गया इंटरेस्ट। तो ये 50 यहाँ से आ गया, 75 और यहाँ पे क्या आ गया? 60 आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? 185 आ गया। आपको दोनों, आपके पास दोनों मेथड है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, आपका अमाउंट ठीक आएगा, दोनों में सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। चाहे आप ओपनिंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, चाहे आप किस पे कर लो, एडिशनल पे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, और आप अगर इस तरीके से करते हो तो इससे भी अमाउंट आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये हमारा था एलिमेंट 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने पढ़ लिया, अमाउंट ऑफ लोन, रेट और टाइम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, रेट और टाइम, एडिशनल कैपिटल, रेट और टाइम। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट पे, कुछ खास बातें भी हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ड्राइंग का मतलब होता है कि जो पैसा आप विड्रॉ कर लेते हो बिजनेस से, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि ये आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई, ये है 1,00,000 रुपीज। ओके, आपको प्रॉफिट आया, आपने इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, प्रॉफिट आया आपको 50,000, तो ये कितना हो गया? 1,50,000 हो गया। अब 1,50,000 आपका पैसा आपके पास है, 1,50,000 आपने यहाँ से ड्राइंग कर ली। प्लीज ध्यान से, ड्राइंग आपने कर ली 20,000 रुपीज की, तो ड्राइंग आप माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो कैपिटल बचेगी वो बचेगी 1,30,000, 1,30,000। ठीक है, आपने ये वाली जो ड्राइंग करी है, ये आपने इसमें से पैसे विड्रॉ करे हैं या आपने ये पैसे इसमें से विड्रॉ कर रहे हैं? मतलब क्या, आप इधर देखो, अगर आपने ये 20,000 इसमें से विड्रॉ करें, मतलब प्रॉफिट में से, तो आप ये कहोगे कि ड्राइंग है, ये ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि आपने पैसे प्रॉफिट में से विड्रॉ करें। और अगर आपने ये अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर ये पैसा आपने 1,00,000 में से विड्रॉ करा है, तो आप बोलोगे कि ये जो अमाउंट है वो आप कहोगे ये ड्राइंग है, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल।
बात आ गई समझ में? मतलब अगर आप 1 लाख रुपीज से अमाउंट निकालोगे तो ड्राइंग कैपिटल की है। 1 लाख रुपए में से आपने विड्रॉ करा तो ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है। और अगर आपने 50,000 से ये अमाउंट को विड्रॉ करा तो वो है आउट ऑफ प्रॉफिट। दो तरीके से ड्राइंग हो सकती है, या तो आप कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लो, या पार्टनर कैपिटल में से पैसा विड्रॉ कर लेगा, या फिर कैपिटल में से विड्रॉ कर लेगा। तो जो पैसा हम कैपिटल से विड्रॉ करते हैं वो होती है ड्राइंग, ड्राइंग अगेंस्ट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। और जब प्रॉफिट में से विड्रॉ करते हैं तो उसे कहते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। बस सिंपल सी बात ये, अमाउंट विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल, अमाउंट विड्रॉ आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसी को हम कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। आते हैं जरा इस पे। ड्राइंग आपको दे रखी है, अगेंस्ट कैपिटल है या अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। अगर अमाउंट विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल है तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और आउट ऑफ प्रॉफिट है या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो हम कहते हैं उसे अगेंस्ट प्रॉफिट। अच्छा, कैपिटल में से पैसे विड्रॉ करें तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो पार्टनर का ही पैसा था, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, मतलब पार्टनर से उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के एमसीक्यू के लिए। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करा जाता। इधर आना सर, फिर चार्ज किस पे करेंगे? अगर ड्राइंग्स किस में होगा, अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, तो हम फिर इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सर किस रेट से करेंगे? एज पर डीड जो भी इंटरेस्ट का रेट होगा उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब आइए, अगर पार्टनर्स रेगुलर ड्राइंग करता है, अच्छा पार्टनर ड्राइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये इससे कनेक्टेड है। ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग। 2 मिनट में उसको समझते हैं। आइए, रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? रेगुलर, रेगुलर ड्राइंग, रेगुलर का मतलब क्या होता है कि आप रेगुलर बेसिस पे पैसे विड्रॉ कर रहे हो। तो रेगुलर सब कब बनेगी? दो चीजों को आपको करना पड़ेगा, सेम सेम अमाउंट आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, सेम अमाउंट विड्रॉ, सेम टाइम पीरियड, सेम अमाउंट विड्रॉ एट सेम टाइम पीरियड। अब ये क्या हो सकता है? एक तो सेम अमाउंट आप विड्रॉ करते हो, यानी कि आप जब विड्रॉ करते हो बिजनेस से, आप जब ड्राइंग करते हो तो वो सेम अमाउंट है। मान लो 10,000 10,000, मतलब आपका ये वाला अमाउंट है, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम होना चाहिए। आप 10,000 करते हो, 10,000 10,000 10,000 10,000। अच्छा, आप हर महीने अगर 10,000 रुपये करते हो हर महीने, एट द सेम पीरियड क्या होता है? सेम पीरियड का मतलब होता है अगर आप मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो मंथली में मंथ के अंदर एक डेट होगी, वो डेट फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि आपकी डेट है 15, आप 15 को हमेशा आप पैसे विड्रॉ करते हो, तो अप्रैल भी 15 होनी चाहिए, मई भी 15 होनी चाहिए, जून भी 15 होनी चाहिए, जुलाई भी 15 होनी चाहिए, तो हर महीने क्या होनी चाहिए? 15। अगर आप 15 को नहीं कर सकते, आप फर्स्ट को करते हो, फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ मंथ, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई। सर अगर आप करते हो लास्ट में तो आपका 31 होगा या 30 होगा, 30th। तो यानी कि आप 3 डेट पे पैसा विड्रॉ कर सकते हो, फर्स्ट, 15 और ये क्या है? एंड। तो इसको कहते हैं हम बिगिनिंग, इसको कहते हैं हम मिडल, इसको कहते हैं हम एंड। तो पैसे विड्रॉ अगर आप कर रहे हो तो इन तीनों में से कोई भी एक डेट आपको चूज करनी पड़ेगी ड्राइंग करने के लिए। 10,000 आप निकाल रहे हो, फर्स्ट डे फर्स्ट डे फर्स्ट डे फर्स्ट डे फर्स्ट डे, रेगुलर ड्राइंग है क्योंकि अमाउंट सेम है आपका और टाइम पीरियड सेम है, मतलब डेट ऑफ मंथ की सेम है। अगर आप मंथ में नहीं निकालते बिगिनिंग में तो आप मिडल में निकालते होगे। 15 15 15 15 को अगर आप पैसे निकालते हो तो उसको हम कहते हैं कि आप विड्रॉ कर रहे हो मिडल ऑफ द मंथ में हर साल। और अगर आप एंड में निकालना चाहते हो तो फिर 31 या 30 में आप पैसे विड्रॉ करते हो, तो उसे हम कहेंगे कि आपकी रेगुलर ड्राइंग है एट द एंड ऑफ द मंथ। तो अगर आपका अमाउंट सेम है और डेट विड्रॉ की आपकी हर महीने सेम है, तो अगर ये दोनों चीजें सेम है तो उसको कहते हैं रेगुलर ड्राइंग। अगर आपका अमाउंट ये जो है डिफरेंट हो गया, ये आपने जो रेगुलर अमाउंट है ये क्या है? डिफरेंट,
डिफरेंट का मतलब है कि कोई फिक्स नहीं आप कितना पैसा निकालते हो। 10,000 निकाले, कभी 15,000 निकाले, कभी आपने 20,000 निकाले, तो अमाउंट डिफरेंट हो गया तो वो इरेगुलर ड्राइंग हो गई, या आपका विड्रॉ करने का जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं है। कभी आप 10 अप्रैल को निकाला, फिर 15 को निकाला, फिर 20 को निकाल लिया, फिर अगर आपका टाइम चेंज हो गया, अगर आपका क्या कहते हैं अमाउंट चेंज हो गया, तो उससे कहते हैं हम इरेगुलर ड्राइंग। तो यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि रेगुलर ड्राइंग क्या होती है और इरेगुलर, ये दोनों ही डिपेंड करती हैं अमाउंट विड्रॉ पे। सेम अमाउंट सेम पीरियड पे अगर आप विड्रॉ कर रहे हो, पीरियड का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हर महीने डेट आपकी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, हर महीने का हर पीरियड। अब कभी कभी क्या होता है पार्टनर्स 3 महीने में पैसे निकालता है, ये पूरा साल है, ये आपको दिख रहा होगा क्वार्टर, ये 3 महीने का क्वार्टर होता है। 3 महीने टोटल कितने हो गए, 12 महीने हो गए। तो अगर आप 3 महीने में एक बार पैसे निकाल रहे हो, तो एक बार यहाँ निकालोगे आप, एक बार यहाँ पे विड्रॉ करोगे, एक बार यहाँ पे विड्रॉ करोगे और एक बार यहाँ पे विड्रॉ करोगे। क्लियर हो गई बात। तो अगर आप साल में 4 बारी पैसे निकालते हो तो ठीक है, आप 4 बारी पैसे निकालते हो, अमाउंट सेम है आपका, सर ठीक है अमाउंट सेम है, ठीक है सर। कब निकालते हो, सर इसकी 1 तारीख को निकालता हूँ, इसकी भी 1 तारीख को, इसकी भी 1 तारीख को, तो आपका टाइम पीरियड क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, रेगुलर ड्राइंग हो जाएगी। सर ये क्वार्टर है, पर मैं क्वार्टर के मिड पे निकालता हूँ, यानी यहाँ 15 पे निकालूंगा, यहाँ पे भी 15 पे निकालूंगा, यहाँ पे भी 15 पे निकालूंगा और यहाँ पे भी 15 पे निकालूंगा। अमाउंट सेम विड्रॉ कर रहे हो और आपकी जो डेट है हर क्वार्टर की वो क्या है, फिक्स है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर ड्राइंग है। तो आप मंथली निकालो या आप क्वार्टरली निकालो, रेगुलर ड्राइंग मानी जाएगी आपकी। अमाउंट अलग हो जाए या फिर उसका जो अमाउंट ऑफ विड्रॉल का टाइम पीरियड है वो अलग हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इरेगुलर ड्राइंग। ठीक है, आते हैं जरा इधर, रेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर ड्राइंग समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा इंटरेस्ट, अब ये आपको रेगुलर समझ में आ गया और ये इरेगुलर, अमाउंट डिफरेंट हो जाए या डिफरेंट पीरियड हो जाए, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ दोनों है, देखो प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर डिफरेंट अमाउंट हो गया और डिफरेंट पीरियड हो गया तो फिर वो इरेगुलर ड्राइंग है, और जब वो इरेगुलर ड्राइंग है तो फिर उसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अलग मेथड से होगी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेगुलर मेथड का सिंपल मेथड है और एवरेज मेथड। इंपॉर्टेंट बात है कि मेथड कौन सा लगाते हैं हम रेगुलर ड्राइंग में, एवरेज मेथड। अच्छा, सिंपल मेथड लगा सकते हैं हम, और इसके अंदर लगाते हैं हम प्रोडक्ट मेथड। क्या लगाते हैं हम इसमें, प्रोडक्ट मेथड इरेगुलर ड्राइंग के अंदर। सिंपल मेथड क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, और एवरेज मेथड क्या है उसे हम अभी नेक्स्ट उसमें पढ़ना सीखते हैं। एवरेज मेथड ऑफ रेगुलर ड्राइंग, एक बात आप इधर सोच के बताओ, इधर इधर आ जाओ। अप्रैल में मान लो आप फर्स्ट में पैसा निकालते हो, तो 1 अप्रैल को निकालोगे, हर महीने निकालोगे, यहाँ 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 पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह आप पैसे विड्रॉ करोगे, लास्ट में 1 मार्च को निकालोगे। आपने 10,000 रुपीज निकाले, 10,000 रुपीज आपने निकाले, तो जो अप्रैल में आप पैसा विड्रॉ करोगे उस पर अगर मान लो 6% का रेट है, 6% का रेट है, तो आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे इस पे, तो चलो 12 महीने का आ जाएगा, 12 × 12। अगर आप अप्रैल में पैसे विड्रॉ करते हो, मई में निकालोगे तो अप्रैल का इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, तो मई से लेके कहाँ तक का लगेगा, मई से लेके मार्च तक का लगेगा। और जून में निकालोगे तो जून से लेके मार्च तक का, और जुलाई में निकालोगे तो जुलाई से लेके मार्च तक का। तो इसका मतलब अगर आपने 12 ड्राइंग करी है तो पहले पे इंटरेस्ट लगेगा 12 महीने पे, फिर 11, फिर 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हर ड्राइंग का टाइम पीरियड तो अलग अलग है। अप्रैल में निकाले 12 महीने, फिर आपने निकाले मई में तो फिर 11 महीने, फिर आपने निकाले जून में तो फिर 10 महीने, तो यानी कि आपको 12 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे सिंपल मेथड से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक मेथड निकल के आया कि आपको 12 बार ड्राइंग को कैलकुलेट नहीं करना, आपको एक बार ही ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। उसी को हम कहते हैं एवरेज मेथड। क्या कहते हैं उसे हम, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड हमें क्या बताता है कि ड्राइंग को आपको 12 बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बार कैलकुलेट करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज मेथड। अब वो कैसे है एवरेज मेथड, इधर आपसे सुनो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको टोटल ड्राइंग ले लेनी है यहाँ पे, टोटल ड्राइंग, प्लीज ध्यान से, टोटल ड्राइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग का मतलब होता है अगर मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, जो भी मंथली ड्राइंग है। क्वार्टरली कर रहे हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपने साल में 4 बार पैसे विड्रॉ करे होंगे।
और अगर आप ईयरली ड्राइंग कर रहे हो तो एक से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है या नहीं है वो आप देख लो। ईयरली में कोई चेंज नहीं आता, गिवन रहेगा आपको, रेट तो गिवन ही रहेगा, और सारा फंडा आता है चेंज टाइम में। ये है टाइम, मैं आपको बता देता हूं, ये है टाइम, ये है सबसे मेन फैक्टर। आपने टोटल ड्राइंग ले ली, टोटल ड्राइंग आपने ले ली है और रेट लेना है, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। चेंज हमेशा किस में आएगा? रेट में आएगा। वो कहेगा कि सर आप रेगुलर ड्राइंग कब करते हो, तो मैंने आपको जैसे बताया कि आप बिगिनिंग में करते हो, मिडिल में करते हो और एंड में करते हो। ठीक है सर, फिर क्वार्टरली पे देखेंगे, फिर आप देखेंगे मंथली। आप इधर आ जाओ, आप एक बात बताओ, आपको सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज करना है, मैं आपको दोबारा से बता दूं, आपको सिर्फ टाइम में चेंज करना है। टाइम में सिर्फ इसमें आपको कितना टाइम लेना है, उस टाइम को हम कहते हैं एवरेज टाइम। क्या कहेंगे उसको हम? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना। आपको पीरियड देखना है, फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड और लास्ट ड्राइंग का, बीच की ड्राइंग का पीरियड आप भूल जाओ। फर्स्ट ड्राइंग जब आपने करी तो फर्स्ट ड्राइंग से लेके और एंड तक कितने मंथ हो रहे हैं वो देख लेने हैं आपको, और लास्ट ड्राइंग का कितना पीरियड है, मतलब कितने मंथ बच रहे हैं, उन दोनों को आपको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। जो भी टाइम निकल के आएगा वो टाइम हम फॉर्मूले में रख देंगे, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, रेट है, और वो क्या है, टाइम। कैसे, अब आप ध्यान से समझो। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मंथली की। किसकी बात कर रहे हैं? मंथली की। अगर आप 1 अप्रैल को पैसा विड्रॉ करते हो तो हर महीने फर्स्ट को ही करोगे, तो लास्ट कब करोगे? लास्ट करोगे आप मार्च में, मार्च में करोगे। तो आपको फर्स्ट महीने का कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? सर 1 अप्रैल से लेके मार्च तक 12 महीने का इंटरेस्ट देना होगा। बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट में आपको सर 1 मार्च को निकाला, तो 1 मार्च को अगर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो 1 महीने का ही देना पड़ेगा। यस, आपको 1 महीने का ही देना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 13/2। तो आपका जो एवरेज इंटरेस्ट आएगा वो 6.5 निकल के आ जाएगा। आ गई बात समझ में? दोबारा समझ लो। फर्स्ट महीने का टाइम देखना है आपको, और लास्ट, फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितना भी पीरियड है वो देखना है, और लास्ट मंथ की जो ड्राइंग है वो आपको देखनी है, उसका पीरियड कितना है। एक और बार समझ लेते हैं। ये तो हो गया बिगिनिंग का। किसका हो गया? बिगिनिंग का। ठीक है। अगर आप मिडल में पैसा विड्रॉ करते हो, मिडल, मिडल क्या है? महीने के मिडल में अगर आप पैसे विड्रॉ करते हो तो इस अप्रैल के मिड कब आएगा? अप्रैल का मिड आएगा 15 को, और मार्च का मिड आएगा 15 को। मैं वन थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक। अब 15 अप्रैल को अगर आपने पैसे लगाए तो अप्रैल 15 यानी 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक का इंटरेस्ट लगेगा नहीं, क्योंकि आपने 15 को पैसे निकाले। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? सर 11 महीने तो यही वाले हो गए, मई से लेके मार्च तक पूरे, पूरी ड्राइंग देखनी है पूरी। ठीक है सर, 11 महीने और 15 डेज अप्रैल के, तो टोटल कितने हो गए? 11.5। लास्ट में अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज का लगेगा। 15 डेज का मतलब होता है हाफ मंथ। तो सर ये आ जाएगा हाफ मंथ हमारा, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 12, 12/6, तो ये आ जाएगा हमारा 6। क्लियर हो गई बात? लास्ट में निकालेंगे तो कैसा होगा? अप्रैल अगर लास्ट में निकालूंगा मैं, अप्रैल लास्ट में, एंड कहते हैं जिसे हम, एंड, अप्रैल लास्ट में निकालूंगा तो ये आएगा, तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। और मार्च में मैं यहाँ पे पैसे निकालूंगा 31 तारीख को। तो एंड की अगर मैं बात करूं तो एंड कैसे होगा यहाँ पे? एंड की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, एंड की। सर अप्रैल लास्ट में पैसे निकाले, अप्रैल का तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद सर मार्च तक निकाले तो पूरे 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। सर लास्ट, लास्ट तो मार्च में निकाल रहा है, लास्ट जो ड्राइंग है वो 31 मार्च को है, उसके बाद तो इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, यानी लास्ट वाली ड्राइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जीरो। ये प्लस में है, प्लीज ध्यान से, प्लस में। तो ये आ जाएगा 11.2 और ये आ जाएगा 5.5। तो मंथ अगर बिगिनिंग में है, मिडल में है और एंड में है, तो बिगिनिंग में अगर मैं बात करूं तो ये आपका आ जाएगा 6.5, और ये आ जाएगा 6, और ये कितना आ गया 5.5। तो वही समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है कि अगर आप मंथली ड्राइंग करते हो और 12 महीने का आपका पीरियड है, यानी 12 महीने की आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कराना चाहते हो, तो 6.5 मंथ, 6 और 5.5। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ठीक है सर, ये तो क्लियर हो गया मंथ का। अब आते हैं यहाँ पे, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ही, रिवीजन में इतना ही हो सकता है बेटा। आगे पढ़ते हैं।
ध्यान से सुनो। क्वार्टरली बात कर लेते थे कि क्वार्टरली अगर पैसे विड्रॉ करता है तो क्या हो सकता है। आइए क्वार्टर बनाते हैं। पहले ये क्वार्टर हो गया, ये सेकंड क्वार्टर हो गया, ये थर्ड क्वार्टर हो गया और ये हो गया फोर्थ क्वार्टर। 3 महीने के टाइम पीरियड को एक क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, बिगिनिंग में पैसे निकाल रहा है तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर देख लो, उसने 1 अप्रैल को यहाँ पैसे निकाले होंगे और लास्ट कब निकाले होंगे, 1 जनवरी को। क्लियर हो गई बात। दोनों का टाइम पीरियड देखना, 1 अप्रैल को पैसे निकाले होंगे। अप्रैल से मार्च कितने महीने होते हैं, 12 महीने। लास्ट में निकाले सर उसने जनवरी में, क्वार्टर फर्स्ट में तो निकाल रहा है वो, जनवरी फर्स्ट में निकाले तो कितने महीने का इंटरेस्ट है, 3 महीने का। तो कितना आ जाएगा, 15/2 7.5। कितना इंटरेस्ट लगेगा, 7.5। सर अगर वो मिड में निकाल रहा है तो क्या करेंगे। अगर वो मिड में पैसे विड्रॉ कर रहा है, मिड में, बहुत ध्यान से समझना, वो मिड में पैसे विड्रॉ कर रहा है। मिड होता है ये, अगर मैं बात करूं तो ये होता है मिड। क्वार्टर का मिड 15 होगा और इसका क्वार्टर का मिड होगा यहाँ पे। आराम से आप कैलकुलेट कर लो कितना आएगा टाइम पे, देख लेते हैं। सर मिड में निकालेगा तो यहाँ से लेके आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि कितने मंथ हो गए। उसके बाद यानी कि वन, ऊपर वाले जो मंथ है 12 में से 1.5 मंथ हटा दो आप, तो वो लग जाएंगे 10.5, यानी कि पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट। ऊपर का 1 महीना और 15 दिन, यानी 1.5 डेज हटा दो, तो यानी कि मई 15 से लेके मार्च तक 10.5 मंथ बचते हैं। प्लस सर यहाँ पे कितना है, 15 डेज तो फरवरी के हो गए और 1 महीना हो गया, तो ये 1.5 है। 1.5 का मतलब क्या हो गया, 12/2, तो ये आ जाएगा 6। बात आ गई समझ में। लास्ट कैसे करेंगे, लास्ट अगर वो लास्ट में पैसे विड्रॉ करता है लास्ट में क्वार्टर की, तो आपको फर्स्ट ड्राइंग का पीरियड और लास्ट ड्राइंग का पीरियड देख के दोनों को ऐड करके एवरेज कर देना, वही पीरियड रहेगा। दोबारा से लास्ट टाइम समझ लो, लास्ट में पैसे विड्रॉ करता है तो यहाँ पे पैसे विड्रॉ करेगा और यहाँ पे पैसे विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे जब पैसे विड्रॉ करेगा तो कितने महीने का इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, 9 महीने का। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मंथ। और सर यहाँ पे तो कोई इंटरेस्ट नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा, 4.5। ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट 4.5। तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश करिए, 7.5, 6 और 4.5। क्लियर होगी बात। तो मंथली आपको समझ में आ गया कैसे करना है, क्वार्टरली आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब बात करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, 6 मंथ के लिए जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है। 6 मंथ वाला क्या है आप देख लो, ठीक है। जिसको ना समझ में आया बेटा वो रिमाइंड करके देख लेना, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आप रिवीजन कर रहे हो तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हो तो यही कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो इसे। आप ध्यान से समझो, 6 महीने का इंटरेस्ट होता है ये वाला। अगर आप अक्टूबर से विड्रॉ कर रहे हो और मार्च तक विड्रॉ करोगे तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा। सर कैसे आएगा, हर महीने तो अलग अलग विड्रॉ ड्राइंग कर रहे हैं तो 6 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, 6 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर आप सिंपल मेथड से कैलकुलेट करोगे। अगर आप एवरेज मेथड से कैलकुलेट करोगे तो आपको फिर एक ही बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो सेम कॉन्सेप्ट है जो भी बताया। सर अगर वो बिगिनिंग, हर महीने बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा है, ये लो बिगिनिंग यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो अक्टूबर से विड्रॉ करेगा तो 6 महीने का इंटरेस्ट और यहाँ पे लगेगा 1 महीने का इंटरेस्ट, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो लग जाएगा 3.5 का इंटरेस्ट। बात आगे समझ में। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर वो मिड में करता है, तो अगर वो मिड में करेगा तो मिड से 15 दिन हटा दो तो पूरा डेज कितने बचेंगे, 5.5 बचेगा। प्लस मिड में कर रहा है, मिड का मतलब ये होता है कि वो मार्च 15 में पैसे निकालेगा तो हाफ मंथ तो बचेगा यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा कितना, 6.2, तो ये आ जाएगा 3। सर लास्ट में ड्राइंग कर रहा है तो लास्ट में ड्राइंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाओ लास्ट में ड्राइंग। 6 महीने की बात कर रहे हैं, ये है 6 महीने। लास्ट में कर रहा है तो अक्टूबर का तो लगेगा नहीं, अक्टूबर से लेके फर्स्ट ड्राइंग में पूरा इंटरेस्ट लगेगा कितना, 5 महीने का। प्लस लास्ट में मार्च में कर रहा है तो मार्च का इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5। तो यही यहाँ पे लिख दिया है, आप देख लेना, 3.5, 3 और 3। और ये मंथली ड्राइंग, तो यहाँ पे भी है मंथली ड्राइंग और यहाँ पे भी मंथली ड्राइंग, पर ये पीरियड है 12 महीने का, ये पीरियड कितना है, 6 महीने का। क्वार्टर का पीरियड कितना था, 12 महीने का। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मेंशन है, टोटल मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टोटल मंथ लेने हैं आपको फर्स्ट ड्राइंग के बाद, टोटल मंथ अगर बिगिनिंग में निकाल रहे हो तो फर्स्ट मंथ भी आएगा और एंड तक जाएगा, और टोटल मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो आपको टोटल मंथ देखने फर्स्ट ड्राइंग के बाद और टोटल मंथ देखने
लास्ट ड्राइंग के बाद। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की इर्रेगुलर ड्राइंग। इर्रेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे टाइम पीरियड अलग आपको दिख रहा है, बात आ गई समझ में, अलग टाइम पीरियड है, और यहाँ पे अमाउंट भी आप देखो तो क्या है, अलग है। तो या तो आप सिंपल मेथड से जाओ, ये देखो सिंपल मेथड यहाँ पे ये रहा, मैंने यहाँ पे एक बार कैलकुलेट कर रखा है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड आपने 3 बार ड्राइंग करी है, अलग अलग टाइम पीरियड पे 3 बार इंटरेस्ट को कैलकुलेट करो। 1 मई को आपने क्या करा है, 1 मई को आपने पैसे विड्रॉ करें 20,000 रुपये, 6% का रेट है और 10 महीने का 1,000 रुपये लग जाएगा। 1 नवंबर को आपने विड्रॉ करा है 7,500 और 6% का 12/10, तो ये 437.5 आ जाएगा। 1 फैब को अगर आपने करा है और ये 12,500 आपने ड्राइंग करी है, तो 6% का हम निकालेंगे तो 2 महीने का कितना आ जाएगा आपका 125, और टोटल करेंगे तो आ जाएगा 1563। ठीक है, 15 और 63 आ जाएगा। अब आराम से एक बात ध्यान से सुनना, सर हमें 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सिंपल मेथड है। अगर आप रेगुलर ड्राइंग में भी सिंपल लगाओगे तो आपको 12th बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, 12 बार। प्रोडक्ट मेथड कहता है कि एक ही बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 3 बार आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट मेथड भी ये कहता है, यानी कि एवरेज मेथड रेगुलर में कहता है आपको एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इरेगुलर में भी एक ही बार कैलकुलेट करना है, वो प्रोडक्ट मेथड कहता है। कैसे करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर लेना है। किन का मल्टीप्लाई करना है, जो ड्राइंग आपने करी है उसको आपको लेना है, और ड्राइंग के बाद जितने भी मंथ आपके बच रहे हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ड्राइंग को किससे मल्टीप्लाई करना है, रिमेनिंग मंथ टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ध्यान से देखो, 31 मई को जब आपने ड्राइंग करी तो यहाँ पे 10 महीने बच रहे हैं, यानी कि मई से लेके और मार्च तक कितने महीने हैं, 10। नवंबर को 1 नवंबर को करा तो नवंबर से लेके आपका क्या कहते हैं मार्च तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने आपके यहाँ पे। फैब्स का तो फैब और मार्च 2 महीने, तो ये आपने मंथ निकाल लिया, मंथ टिल्थ मार्च। अमाउंट ऑफ ड्राइंग 20,000, 7,000, 17,500 और 12,500। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,000 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। इसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। क्या आ गया, टोटल प्रोडक्ट। अब आपको जहां पे आप टोटल ड्राइंग लेते थे वहां पे आपको टोटल प्रोडक्ट लेना है। ठीक है सर, टोटल प्रोडक्ट हम ले लेंगे, रेट ले लेना है। अब आपका इंटरेस्ट तभी इक्वल आएगा जब आप इंटरेस्ट 1 महीने का निकालोगे, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अब कैसे आएगा 1 महीने का, वो एक डिटेल बात है। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, आपको इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर 1 मंथ। कैसे, ध्यान से आप देखो यहाँ पे, 1 महीने का मतलब 1/12 से आपको डिवाइड करना है। ये आपका है टोटल प्रोडक्ट, और ये आपने क्या लिया है यहाँ पे 6% लिया है आपने। उसके बाद यहाँ पे आपका है 1/12, तो ये आ जाएगा 15 और 63। तो ध्यान से आप देखो, आपने प्रोडक्ट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है और यहाँ पे 1 से डिवाइड करा है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 1563। और यहाँ पे अगर आपने अलग अलग कैलकुलेट करा था तो कितना आ रहा था, ठीक है, ये राउंड ऑफ करा हुआ है, थोड़ा सा देख लेना, 1563। तो सर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, ड्राइंग और मंथ से मल्टीप्लाई करके, और फिर आपको रेट मल्टीप्लाई कर देना है। 1 महीने का आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो सो आपको ये एवरेज मेथड और प्रोडक्ट मेथड आपको रिवाइज हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे चलते हैं, दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर यहाँ पे विड्रॉ गिवन नहीं है, इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड 6 मंथ। अगर आपको ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दे रखा तो इंटरेस्ट 6 महीने का कैलकुलेट होगा, ये बात ध्यान देना बस। सर हमें ड्राइंग नहीं दे रखी है, हमने ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग 10,000 रुपये है और ड्राइंग 5,000 रुपये है, और डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दे रखी, तो फिर उस केस में सर कितना टाइम फैक्टर लेंगे, उस केस में हम 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे 6/12। पहली बात। दूसरी बात यह है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन है विदाउट द वर्ड पर एनम। क्या मतलब है इसका, सर हमें 9% यहाँ पे दे रखा है, पर साथ में देखो इंटरेस्ट रेट ऐसे कैलकुलेट होता है पर एनम, पर यहाँ पे ये मिसिंग है, ये नहीं दे रखा सर, ये नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है 9%। तो जब टाइम फैक्टर के साथ पर एनम नहीं गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि उसको बिना टाइम फैक्टर से कैलकुलेट कर देते हैं। देखो यही लिखने की कोशिश करिए यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन विदाउट द टाइम पर एनम, इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट द कंसिडरिंग टाइम फैक्टर, विदाउट द कंसिडरिंग टाइम फैक्टर, फिर उसको हम बिना टाइम फैक्टर के क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे 4th एलिमेंट की तरफ चलते हैं। 4 एलिमेंट क्या है, 4 एलिमेंट है पार्टनर की सैलरी। पार्टनर की सैलरी बहुत सिंपल है,
मंथली सैलरी मिलती है तो पूरे साल की सैलरी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वार्टरली सैलरी मिलती है, क्वार्टरली सैलरी का मतलब क्या होता है कि 3 महीने में एक बार उसे हम सैलरी देते हैं, तो साल में कितनी बार देंगे, 4 बारी। और हाफ ईयरली सैलरी का मतलब होता है साल में कितनी बार सैलरी दे रहे हैं मुझे, 2 बार। तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, साल में एक ही बार सैलरी दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सैलरी सिंपल है। अब हम बात करते हैं पार्टनर सैलरी की, सॉरी पार्टनर कमीशन की हम बात करते हैं कि पार्टनर कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है। देखो पार्टनर कमीशन जो होती है वो कमीशन बेस्ड होती है प्रॉफिट पे। कमीशन एक बेस्ड होती है, बेस्ड, वो बेस्ड होती है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट मींस यहाँ पे है नेट प्रॉफिट। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना वरना फिर फॉर्मूलेज आपको रटने पड़ेंगे। नेट प्रॉफिट पे होती है। अच्छा कमीशन तो अभी कैलकुलेट हुई नहीं है, हमें क्या करनी है, कमीशन हमें कैलकुलेट करनी है, कमीशन कैलकुलेट करनी है। तो कमीशन हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा रेट, जो भी परसेंट होगा। और यहाँ पे सर किस पे, नेट प्रॉफिट पे है, तो ये वाला नेट प्रॉफिट आएगा क्या, यस सर यही वाला नेट प्रॉफिट आएगा। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना यहाँ पे, बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये क्या है, वो देखो ये कंडीशन है। कंडीशन हमें क्या बताती है कि जो आपको कमीशन को कैलकुलेट करना है वो एक ऐसे नेट प्रॉफिट पे करना है जो बिफोर चार्जिंग है, या ऐसे प्रॉफिट पे करना है या आफ्टर चार्जिंग है। आपने यहाँ पे P&L बनाया होगा, यस सर बनाया होगा, ये P&L हो गया आपका। और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आया होगा, यस सर यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया होगा। ओके, आपने यहाँ पे क्या कमीशन माइनस कर दी, सर नहीं कमीशन तो माइनस नहीं करी अभी, क्योंकि कमीशन कैलकुलेट ही नहीं हुई है तो माइनस कैसे होगी। तो ये जो प्रॉफिट है आपके पास, इसको क्या कहेंगे, सर ये नेट प्रॉफिट है, अभी इसमें कमीशन चार्ज नहीं हुई तो ये बिफोर चार्जिंग होगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट कौन सा वाला हो गया, बिफोर चार्जिंग कमीशन। और क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट 10 कमीशन को 10% देना है ऐसे नेट प्रॉफिट पे जो बिफोर चार्जिंग है। तो बिफोर चार्जिंग तो यही वाला प्रॉफिट है, तो आप दे दो बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग अगर कमीशन की बात कर रहा है तो हमें कमीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इनटू में रेट, हो गया, कमीशन निकल के आ जाएगी। आगे बात समझ, एक ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई, तो सर ये वही वाला तो प्रॉफिट है जिसमें से कमीशन माइनस नहीं हुई, कह रहा है यही वाला प्रॉफिट चाहिए हमें, इस पे आप क्या कर दो, कमीशन कैलकुलेट कर दो। अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या होती है, एक होता है कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक आराम से एक बात सुनना प्लीज, थोड़ा सा ध्यान से। जब आप सारे के सारे एलिमेंट को यहां से माइनस कर दोगे, ऑल एक्सपेंसेस को यहां से माइनस कर दोगे, सारे एक्सपेंसेस को, तो आपके पास एक्चुअल करेक्ट प्रॉफिट आता है जिसको हम कहते हैं 100%। बिफोर वाला कंप्लीट हो चुका है, ध्यान से देखो, बिफोर वाले की बात बता देता हूं मैं, इधर देखो, बेस्ड ऑन प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट आपको जो दिया है और रेट मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं यहाँ पे जो आपको समझा रहा हूँ तो वो आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, सर ऐसा नेट प्रॉफिट जिसमें से कमीशन माइनस हो रखी हो, तो सर कमीशन तो भी निकाली ही नहीं है, तो कैसे प्रॉफिट कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनो कैसे आ सकता है। जब आप सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे यहाँ पे, ऑल एक्सपेंसेस को, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 100% प्रॉफिट। 100% जिसको हम प्योर प्रॉफिट कह सकते हैं, कि जिसमें सारे इनकम और सारे एक्सपेंसेस माइनस हो जाए, उसे हम कहते हैं प्योर प्रॉफिट। ओके सर यहाँ पे एक चीज अभी जो है वो माइनस करना रह रही है, वो है कमीशन, और जो कि है 10%। ओके, तो सर अभी एक एलिमेंट तो माइनस नहीं हुआ, तो ये जो 10%, ये जो 10% है ये तो माइनस नहीं हुआ अभी प्रॉफिट के अंदर से। ठीक है, तो ये क्या प्रॉफिट 100% हो सकता है, नहीं सर 100% तो नहीं हो सकता। तो फिर ये कितना होगा, सर जब 10% माइनस कर देंगे हम, 10% जब माइनस कर देंगे तब 100% बचेगा। तो एक बात बताओ, तो इस हिसाब से ये प्रॉफिट तो ज्यादा है, क्योंकि जब आप एक्सपेंस माइनस करोगे तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर आपने ये वाला एक्सपेंस अभी माइनस नहीं करा तो प्रॉफिट तो ज्यादा होगा ना। कितने परसेंट से ज्यादा होगा,
सर ये कितना है, ये 10% है, तो प्रॉफिट भी कितना होगा, 10% से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट 100% नहीं होगा, ये प्रॉफिट होगा 110%। अब इसको समझते हैं। सर हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर कमीशन माइनस नहीं है, यानी नेट प्रॉफिट के अंदर ही अभी कमीशन है, तो इसका मतलब ये 110% होगा प्रॉफिट। कैसे, इसके अंदर 10% तो अभी कमीशन है और 100% अभी क्या है, 100% है यहाँ पे नेट प्रॉफिट। ओके सर, तो एक बात बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट हमारे पास है, नेट प्रॉफिट जो हमारे पास है ये कितना परसेंट है। सर ये 110% है, तो 110% से डिवाइड कर दूंगा तो 1% पे आ गया, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 10 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी हमारी कमीशन। क्योंकि इसके अंदर 110 के अंदर 10% ही तो कमीशन थी, तो जब मैंने नेट प्रॉफिट को 110 से डिवाइड कर दिया तो 1% पे आ गया। ठीक है, और 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या चला गया, ये कमीशन 10% आ गया। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट का और बात है, आप समझ लो। मान लेते हैं ये नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 22,000 रुपये। ठीक है, और हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है, कमीशन आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके सर, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन जो कि है 10%। बात होगी, बात समझ। अब आप बताओ, ये जो नेट प्रॉफिट है, अब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कह रहा है कि एक ऐसा प्रॉफिट लेके आओ जिसमें से कमीशन माइनस हो रखी हो, तो इसके अंदर सर कमीशन भी होगी, तो यानी ये प्रॉफिट कितने पे होगा, सर ये 100, ये 110% पे होगा। तो अगर ये 22,000 रुपये, अगर आपका प्रॉफिट 110% पे है तो 10% कितना होगा, ये हो जाएगा 2,000। अब वेरीफाई कर लो, 2,000 रुपये आ गया, इधर देखो, इधर 2 मिनट की बात है। 22,000 अगर प्रॉफिट है, इधर देखो 22,000 प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है आपका। कमीशन आपने कितनी कैलकुलेट करी है, 2,000, 2,000 आपने कमीशन कैलकुलेट कर दी, तो ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर, आफ्टर कमीशन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक ऐसा प्रॉफिट लेके आओ जिसमें से कमीशन माइनस हो रखी हो, उसका 10% आएगा कमीशन। तो ये रहा ना, ये रहा आपका प्रॉफिट, कौन सा वाला, आफ्टर कमीशन वाला, इसका 10% लेना जरा। 20,000 है आपका, इसका 10% अगर आप लोगे तो एग्जैक्ट कितना बन रहा है, एग्जैक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा अभी 2,000 रुपये। तो सर ये तो बाद में पता चला ना, कमीशन कैलकुलेट करने के बाद कि ये वाला प्रॉफिट आएगा, पहले तो नहीं पता था, तो पहले नहीं पता था तो उसके लिए हम ये फॉलो करते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बताने की कोशिश करी है कि आपको नेट प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट, उसके बाद क्या रहा है 100 प्लस में रेट। 100 प्लस रेट का मतलब क्या होता है, अगर 5% है कमीशन का रेट तो प्रॉफिट कितने पे चल रहा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा कितने परसेंट से, 100% प्रॉफिट होगा, और 5% उसमें क्या होगा कमीशन, तो 105% पे होगा। तो इसीलिए ये क्या है, ये जो है और ये एक ही चीज है, अगर आप ध्यान से देखोगे। होप्सो आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनाया गया यहाँ पे कि ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, इसीलिए यहाँ पे रेट है और 100 प्लस रेट है। 10% है तो 110 हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा चल रहा होगा 10% से। 20% है तो 120% हो जाएगा, तो प्रॉफिट 20% से ज़्यादा चल रहा होगा। और यहाँ पे मैंने आपको वेरीफाई करके दिखा दिया है, ये आपकी वेरिफिकेशन है, ये आपकी क्या है, वेरिफिकेशन। आप वेरीफाई कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, होप्स तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो एक यहाँ पे तो मिसिंग है, एक होता है टर्नओवर बेस्ड। टर्नओवर बेस्ड का मतलब क्या होता है, टर्नओवर बेस्ड का मतलब ये होता है कि हम कमीशन सिंपली सेल पे दे देते हैं। तो वहाँ पे कमीशन को बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन में ये कमीशन है, तो आपको उसमें करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको टर्नओवर लेनी है, टर्नओवर मतलब होती है सेल, और आपको रेट अप्लाई कर देना है। यहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं लगता, कमीशन कैलकुलेट समय टाइम फैक्टर नहीं लगता, क्योंकि जो चीज़ प्रॉफिट और सेल पे होती है उस पर टाइम फैक्टर नहीं लगता। तो ये कमीशन सिंपल है, टर्नओवर दे रखी होगी 5 लाख का 2% लेना है तो 5 लाख का 2% ले लो। टर्नओवर दे रखी है, मान लेते हैं 1,00,000 रुपीज़, और इसका आपको 3% मिल रहा है, तो इसका 3% कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा। ये आगे कमीशन, समझ में आ गया आपको।
ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक होती है लैंग्वेज बेस। लैंग्वेज बेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लैंग्वेज बेस का मतलब होता है जैसे जैसे वो लैंग्वेज बोल रहा है वैसे वैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से वो क्वेश्चन को ड्राफ्ट करेगा उसी तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता। जिस तरीके से क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे एक बारी, यहाँ पे कि लैंग्वेज बेस वाला क्वेश्चन कौन सा है। लैंग्वेज बेस वाला क्वेश्चन यहाँ पे होगा शायद, एक मिनट। गुडविल, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। लैंग्वेज बेस्ड वाला क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड, ये रहा, ये देखो, ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स वाई पार्टनर है इन द फर्म में और एक्स इज एंटाइल्ड सैलरी 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी पर मंथ है। देखो सैलरी का कॉन्सेप्ट आ गया पर मंथ, तो 12 महीने के कितने होंगे। कमीशन है 10% और द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। देखो यहाँ पे कंडीशन, सैलरी देने के बाद बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन देने से पहले, तो सैलरी आपको माइनस करनी पड़ेगी और कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उस पर आप 10% लगा दो। पहले आ गया, ये लैंग्वेज बेस्ड है। और कह रहा है कि वाई को जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 25,000 रुपये पर एनम है, ये एनम। और कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन और सैलरी। यानी कि भाई की कमीशन कैसे निकल के आएगी, सारी सैलरी माइनस कर दो और सारी कमीशन माइनस कर दो। सर सारी कमीशन तो आई नहीं, भाई की तो निकली नहीं। तो जब वाई की नहीं निकली तो प्रॉफिट के अंदर 10% वाई की कमीशन होगी। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, आफ्टर चार्जिंग वाला। ठीक है, तो ये लैंग्वेज बेस्ड था। क्वेश्चन पे आएंगे तो इसकी बात करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है जनरल रिजर्व का। बहुत सिंपल रिजर्व है। देखो जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो कुछ पैसा फ्यूचर्स के ग्रोथ के लिए या सेफ्टी के लिए हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना पैसा रिजर्व में ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट के कुछ पार्ट हम अलग कर देते हैं, उसको कहते हैं हम जनरल रिजर्व। यानी कि जनरल रिजर्व मतलब एक अमाउंट जो प्रॉफिट का ही है, काम पड़ने पे या तो हम पार्टनर से ले लेंगे या बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। तो कितना अमाउंट हमें प्रॉफिट से निकाल के रखना पड़ेगा, किस में, जनरल रिजर्व में। या तो वो बेस्ड होता है नेट प्रॉफिट, यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसका 10%, उसका 5%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो होगा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करके जो भी प्रॉफिट बचेगा हमारे पास उसका हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और लास्ट होता है लैंग्वेज बेस्ड। जैसा लैंग्वेज में बोलेगा कि सर इसका 5% या 2% करके जो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा उसको हम उतना अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट का रेट ले लेंगे, और जनरल रिजर्व अगर डिविजिबल है, प्रॉफिट है, तो उसका हम क्या ले लेंगे, रेट ले लेंगे। ठीक है सर। लास्ट पॉइंट है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब कि जब नेट प्रॉफिट में से एडजस्टमेंट हम करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो हमारे पास प्रॉफिट आया है उसमें से पार्टनर सैलरी भी दे दी, पार्टनर कमीशन भी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, जनरल रिजर्व भी हटा दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर दिया। तो जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट का, जो भी बैलेंस बचता है एप्रोप्रिएशंस के बाद, उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। और डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर अपनी रेशो के अंदर शेयर कर लेते हैं। जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे वो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर इसको क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। होप सो कि आपकी जो 7 कैलकुलेशन है वो आज सारी कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पूरा क्लियर हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग और एडिशनल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, जनरल रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।